आज हम अध्याय दूसरा पढ़ेंगे। संघर्षकालीन भारत 1206 ईस्वी से 1757 ईस्वी तक। ठीक है। इससे पहले प्रथम अध्याय में हमने अध्ययन किया था कि प्रारंभ से 1206 ईस्वी तक। अब इस अध्याय में हम 1206 से 1757 तक का अध्ययन करेंगे। तो हम देखते हैं कि जो हमने पढ़ा था त्रिपक्षीय संघर्ष पढ़ा था, त्रिकोणीय जो संघर्ष पढ़ा था, उसके शासन के समाप्त होने के बाद, उससे पहले तो शासन का केंद्र था कन्नौज, लेकिन उसके बाद शासन का केंद्र बदल कर कहाँ हो गया, दिल्ली। कि उस समय जो कन्नौज पर जिसका अधिकार था वो लगभग उत्तर भारत पर शासन करता था, लेकिन उसके बाद जैसे ही त्रिपक्षीय संघर्ष या त्रिकोणीय संघर्ष समाप्त हुआ, उनका शासन समाप्त हुआ, उसके बाद में दिल्ली पर केंद्र स्थापित हो गया। कन्नौज की जगह केंद्र कहाँ स्थापित हो गया, दिल्ली पर। उसके बाद जिसका शासन दिल्ली पर स्थापित हुआ वह लगभग पूरे भारत पर शासन माना जाता था। तो अब हम पढ़ेंगे कि देखिए, यहाँ से लिखना प्रारंभ कीजिए। मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान ने कई बार पराजित किया था। कि मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान का पहले पढ़ चुके हैं कि तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध। तो तराइन के प्रथम युद्ध में तो मोहम्मद गोरी पराजित हुआ था, और द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित करके दिल्ली पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। और मोहम्मद गोरी दिल्ली का सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को बनाकर वापस अपने शासन जो अफ़गानिस्तान में पड़ता है इसका, वहाँ पर चले जाते हैं। और जैसे मोहम्मद गोरी की मृत्यु होती है तो उसके बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना कर देते हैं। तो अंततः 1206 ईस्वी में भारत पर मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हुई। जब हम ये कहें कि भारत पर मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना कब हुई, तो वो आता है 1206 ईस्वी में। तो अब हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत पर किन किन का शासन रहा। 1206 के बाद 1526 ईस्वी तक जिन का शासन रहा था उनके बारे में हम अब अध्ययन करेंगे। सबसे पहले इस दिल्ली सल्तनत, हेडिंग बना लेना, दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 ईस्वी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गुलाम वंश के। तो पहला वंश कौन से स्थापित हुआ, गुलाम वंश। ठीक है। अब हम इसके बारे में अध्ययन करते हैं। इस वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। किसने की थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगली लाइन से देखिए, कुतुब मीनार की पहली मंजिल ऐबक द्वारा बनवाई गई थी, शेष भाग इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। तो दिल्ली में जो कुतुब मीनार है उसकी जो पहली मंजिल थी वो तो बनवाई थी ऐबक ने, लेकिन पहली मंजिल तो किसने करवाई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और जो बची हुई मंजिल का जो निर्माण करवाया था वो करवाया था इल्तुतमिश ने। ठीक है। कुतुब मीनार का निर्माण सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में करवाया गया था। कि एक जो कुतुब मीनार का निर्माण एक सूफी संत थे, जिस तरीके से अपने भक्ति संत होते हैं वैसे मुस्लिमों के सूफी संत होते हैं। इसका उसकी याद में या उसकी स्मृति में बख्तियार काकी नाम था उसका, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उसकी स्मृति में ये करवाया था। 1210 ईस्वी में चौगान खेलते हुए, चौगान होता है पोलो, घोड़े से गिरकर ऐबक की मृत्यु हो गई।
कि पोलो जानते हैं, घोड़े पर एक स्टिक लेकर हॉकी की तरह खेलते हैं, तो वो होता है पोलो खेल। ठीक है, इसके बाद आते हैं इल्तुतमिश। इल्तुतमिश आता है दूसरा शासक, गुलाम वंश का दूसरा शासक बनता है कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में इल्तुतमिश। ठीक है, 1210 ईस्वी से 1236 ईस्वी। ये ऐबक का दामाद एवं उत्तराधिकारी था। मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संगठनकर्ता माना जाता है। 1226 ईस्वी में इल्तुतमिश ने रणथंबोर को जीता था। इल्तुतमिश ने रणथंबोर को जीता। 1223 ईस्वी में सुल्तान ने मालवा पर आक्रमण कर भिल्ला के दुर्ग को जीता। कौन से दुर्ग को जीता था? भिल्ला के दुर्ग को 1223 ईस्वी में। सुल्तान किसे बोलेंगे? इल्तुतमिश को। उस समय जो शासक होता था उसी को हम मुस्लिम शासकों को सुल्तान बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद आती है रजिया सुल्तान। इल्तुतमिश के बाद में शासक बनी रजिया सुल्तान। 1236 से 40। रुकनुद्दीन फिरोज शाह की हत्या के बाद इल्तुतमिश की पुत्री रजिया सुल्तान बनी। कि ये जो रजिया थी, जो इल्तुतमिश की क्या थी? पुत्री थी। और जैसे ही इल्तुतमिश की हत्या होती है तो उसके बाद इसके इल्तुतमिश के जो शासक था रुकनुद्दीन फिरोज शाह, उसकी भी हत्या कर दी जाती है। और उसके बाद में इल्तुतमिश की जो पुत्री रजिया थी वो शासन संभालती है। इल्तुतमिश ने रजिया को उत्तराधिकारी चुना। जो इल्तुतमिश था उसने रजिया को क्या करा था? उत्तराधिकारी चुना था कि मेरे बाद शासक कौन करेगी? रजिया सुल्तान प्रथम मुस्लिम शासिका थी। कि रजिया थी जो कि ऐसी शासिका थी जो प्रथम मुस्लिम महिला शासिका थी, जो कि कौन बनी थी? रजिया सुल्तान। सीधा क्वेश्चन आ जाता है कि प्रथम मुस्लिम महिला शासिका का नाम क्या था? तो क्या आएगा? रजिया सुल्तान। मतलब कि प्रथम सुल्तान बनने वाली महिला कौन थी? रजिया। ठीक है, रजिया ने पर्दा त्याग कर कुबा, कोट व कुल्ह टोपी पहनना प्रारंभ किया। इसका तुर्क अमीरों ने विरोध किया। किसने क्या किया? एक तो पर्दा प्रथा थी घूंघट की, या जो बुर्के में रहने की जो पर्दा प्रथा थी उसको त्याग दिया, और बुर्के की जगह क्या धारण किया? कोट, जिसे कुबा बोलते हैं। और एक कुल्हा, जो टोपी को क्या बोलते हैं? कुल्हा। ये दोनों धारण की। और इसका जो तुर्क जो अमीर थे, जो कि इसके जो भी सेनापति थे, उन्होंने क्या किया? इसका विरोध किया था। रजिया ने अल्तुनिया से विवाह कर लिया। और 1240 ईस्वी में रजिया और अल्तुनिया को मार दिया गया। दोनों को 1240 ईस्वी में दोनों को मार दिया गया। उसके बाद में जो आपके सिलेबस में है बलबन 1265 से 1286, तो 1240 से लेकर और 1265 तक बने शासक 40 से 42 बैराम शाह, 42 से 46 महमूद शाह, 46 से 65 तक नसरुद्दीन महमूद। उसके बाद में ये इनका ऐसा कोई योगदान नहीं था, इसलिए उसके बाद चौथा शासक बना बलबन 1265 से 1286। और इस चैप्टर में एक तो
ज़्यादा क्वेश्चन आता है कि गुलाम वंश की स्थापना किसने की? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। एक सीधा 1 नंबर का आता है, कुतुब मीनार की स्थापना किसने की? ठीक है। और दूसरा इससे बख्तियार काकी का भी आ जाता है। और एक क्वेश्चन आता है कि प्रथम मुस्लिम शासिका कौन थी? रजिया सुल्ताना। और अधिकतर क्वेश्चन इस बलबन के चैप्टर में से ही पूछे जाते हैं, गुलाम वंश के, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना। बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। बलबन का वास्तविक नाम क्या था? बहाउद्दीन। वह इल्तुतमिश का गुलाम था। यह जो शासक था जो 1210 में बना था, इल्तुतमिश, जो कि ऐबक का क्या था? दामाद। तो इल्तुतमिश का क्या था? गुलाम था। बलबन 1265 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। 1265 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। उसने सिजदा और पावोस, कोष्टक में लिखना है इसको, क्या होता है इसका अर्थ? सम्राट के सम्मुख झुककर उनके पैरों को चूमना की प्रथा को लागू किया। चूमना के बाद कोष्टक बंद कर देना कि उसने सिजदा और पाबोस की प्रथा को लागू किया। कि सिजदा और पाबोस क्या होती है? सिजदा तो होता है कि सम्राट के सम्मुख सिर झुकाना, और पाबोस का अर्थ होता है सिर झुकाने के बाद सम्राट के पैरों को चूमना। ये होता है सिजदा और पाबोस। ऐसी प्रथा लागू की कि जो भी उस दरबार में रहेगा वो आएगा, सम्राट के सामने सिर झुकाएगा और सम्राट के पैरों को चूमेगा। ठीक है। बलबन ने शत्रु के प्रति लौह और रक्त की नीति अपनाई, जिसमें पुरुषों को मार दिया जाता था और बच्चों और स्त्रियों को गुलाम बनाया जाता था। कि जो बलबन था उसने अपना शासन स्थापित करने के लिए लौह और रक्त की नीति अपनाई थी। ये लौह और रक्त की नीति आगे चलकर पढ़ोगे तब भी आएगी, तो इसको अच्छी तरीके से ध्यान रखना। मेन आती है कि बलबन ने अपना शासन स्थापित करने के लिए कौन सी नीति अपनाई? तो लौह और रक्त की नीति, अंडरलाइन कर लेना, लौह और रक्त की नीति। सीधा क्वेश्चन भी आ जाता है, लौह और रक्त की नीति क्या थी? बलबन की लौह और रक्त की नीति क्या थी? तो उसका मतलब क्या है? लौह और रक्त की नीति का मतलब कि पुरुषों को मार दिया जाता और बच्चों और स्त्रियों को गुलाम बना लिया जाता था। कि जो जिस क्षेत्र पर ये अधिकार करते थे, आक्रमण करते थे, वो जिस क्षेत्र को ये विजित करते थे उस क्षेत्र के पुरुषों को मार देते थे, और जो बच्चे और स्त्रियां थी उनको क्या बना लेते थे? गुलाम बना लेते थे। वही लौह और रक्त की नीति कहलाई। 1286 ईस्वी में बलबन की मृत्यु हो गई थी। 1286 में इसकी क्या हो गई? मृत्यु बताई जाती है कि मृत्यु हो जाती है। बलबन राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि मानता था, और बलबन एक बात और कहता था कि जो भी आपके ऊपर जो राजा शासन करता है उसको ईश्वर ने आपके ऊपर शासन करने के लिए भेजा है। अर्थात वह अपने आप को या राजा को क्या कहता था? ईश्वर का प्रतिनिधि कहकर पुकारता था कि ईश्वर ने आपके ऊपर शासन करने के लिए भेजा है, और जैसा भी वो शासन करता है ईश्वर के आदेश से करता है, तो अच्छा हो चाहे बुरा हो उसको सहर्ष आपको स्वीकार करना चाहिए। ठीक है। ये था आपका दिल्ली सल्तनत का पहला वंश, गुलाम वंश। इसके बाद दूसरा वंश आएगा खिलजी वंश। इस खिलजी वंश के बारे में हम अगले टॉपिक में हम अध्ययन करेंगे। इससे पहले कुछ महत्वपूर्ण सूचना दे देता हूँ कि सरकार ने कुछ दिशा निर्देश दिए हैं कि आप 9वीं से लेकर 12वीं तक की स्कूलों को आप 21 तारीख से प्रारंभ कर सकते हो सकता है कि आपकी क्लास 21 तारीख से प्रारंभ हो जाए, लेकिन वो तो 21 तारीख आएगी तब पता चलेगा। लेकिन आशा है कि 21 तारीख से आपकी ऑफलाइन क्लासेस चालू हो जाएंगी। धन्यवाद।
ठीक है।